उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हमने देखा था कि पिछले वीडियो में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहेंगे, निषेचन कहा जाता है। और निषेचन होता है उस बारे में हमने देखा था कि आवर्तबीजी पादपों में निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो स्टार्चबर्गर द्वारा किया गया 1884 में, और इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया वो लीलियम के पादप पर किया गया था। उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर नाल युग्मी प्रकार का जो है वह या साइफोनोगेमी प्रकार का जो है वो निषेचन होता है, अर्थात जो नर युग्मक होंगे वह पराग नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन कहा जाता है। और उसके बाद में हम देखा था आवर्तबीजी पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला चरण हम पढ़ चुके हैं, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। दूसरा चरण हम पढ़ चुके हैं वो आप ध्यान रखना है पराग नलिका की वृद्धि के बारे में। तीसरा चरण आज हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले के 2 चरणों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उस बारे में थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि परागकण होगा वह परागण की क्रिया के माध्यम से वर्तिकाग्र पहुंचता है, और वर्तिकाग्र पहुंचने के बाद में जब निषेच से वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाग्र एवं साथ में परागकण होंगे यानी कॉम्पिटेबल होंगे, दोनों के मध्य जो रिएक्शंस होगी और उसके मध्य पहचान होगी, तो पहचान के बाद में परागकण का अंकुरण होगा। और परागकण का जो अंकुरण होता है उस अंकुरण में के फलस्वरूप आपको धनकांता चोल होगी वह एक अति वर्दी के रूप में बाहर की ओर निकलती है, और उस अति वर्दी को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहा जाता है। और पराग नलिका होगी यह वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश करने के बाद में इसके दोनों केंद्रक यानी जनन केंद्रक और कायी केंद्रक, और जनन कोशिका और कायी कोशिका दोनों कोशिकाएं किसमें आ जाती हैं, इस पराग नलिका में आ जाती हैं। उसके बाद में जनन कोशिका होगी, उसमें एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ये इस प्रकार का अधिकांश पादपों में देखा, कुछ पादप होते हैं उसमें 3 केंद्र की अवस्था के अंदर परागण की क्रिया होती है, तो उनमें पहले ही नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। सामान्यतः एक परागकण से एक ही पराग नलिका बनती है, पर कुछ बात में हमने देखा था कि एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण भी होता है, उसे हम बहुनलिकीय परागकण कहेंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम देखा था पराग नलिका की वृद्धि के बारे में। तो पराग नलिका की वृद्धि में हमने देखा था कि जो पराग नलिका होती है उसकी वृद्धि होती है, उसके लिए आप ध्यान देंगे तो वर्तिका की आंतरिक संरचना होती है उस पर निर्भर करती हैं। और वर्तिका की आंतरिक संरचना होगी वह या तो कैसी होती है, तो आपको बंद प्रकार की ठोस होती है, तो पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से पराग नलिका वृद्धि करेगी। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में और जिम्नोस्पर्म में इस प्रकार का देखा जाता है। कुछ पादप जैसे आप ध्यान देंगे राइबीज है या लीलियम है, उनके अंदर देखते हैं तो जो खोखली गुहा उपस्थित होती है, और इस परिधीय कोशिका द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जिसके कारण से इस गुहा के माध्यम से जो पराग नलिका आगे की ओर वृद्धि करेगी। और उसके अतिरिक्त हमने तीसरा कुछ उदाहरण देखे थे, पिटूनिया है या ओइनोथेरा है, उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि पराग नलिका की वृद्धि होती है वह जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है उस टिश्यू के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाशों के माध्यम से होता है। और पराग नलिका की वृद्धि के बाद में जब अंतरकोशिकीय द्रव्य पदार्थ होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, या अन्य जो माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःबद्री जालिका संरचनाएं उपस्थित होती है, वे सारी संरचनाएं किसमें आ जाती हैं, पराग नलिका में आ जाती हैं। और दोनों केंद्रक और कायी केंद्रक और जनन केंद्रक भी किसमें आ जाते हैं, पराग नलिका में आ जाते हैं। उसके पश्चात में आप ध्यान देंगे तो ऊपर की ओर कैलोज प्लग का निर्माण हो जाता है, और अगर लंबी पराग नलिका है तो इसमें बहुत सारे कैलोज प्लग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कैलोज प्लग हुआ जो विपरीत दिशा में जो है जाने से रोकने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद में हम तीसरा चरण पढ़ेंगे, और तीसरा चरण है वो हमारा कौन सा है, तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश के बारे में। और ध्यान दें पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से आप ध्यान देंगे प्रकार हो सकते हैं, तो पहला आप ध्यान देंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। कौन सा ध्यान रखना है, बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो पहला प्रकार हमें ध्यान रखना है वो कौन सा, ध्यान रखेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। या बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहा जाता है। तो पहला प्रकार हो गया पोरोगेमी। दूसरा हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बीजांड द्वारीय के अतिरिक्त निभागीय प्रवेश हो सकता है, यानी निभागीय सिरे से प्रवेश होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश कहेंगे। या निभागीय प्रवेश, निभाग को हम कहते हैं चैलजा, तो निभागीय प्रवेश को हम क्या कहेंगे, चैलजोगेमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से चैलजोगेमी या निभागीय प्रवेश हो जाएगा। और तीसरा टाइप हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अध्यावरण से प्रवेश होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अध्यावरणी प्रवेश कहा जाता है।
अध्यावरणीय प्रवेश या इसे मध्य प्रवेश भी कह सकते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, मध्य प्रवेश भी कहा जा सकता है, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीजोगेमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है। एक आपको ध्यान रखना है बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा हमें ध्यान रखना है निभागीय प्रवेश, और तीसरा हमें ध्यान रखना है अध्यावरणीय प्रवेश, या जिसे हम क्या कहेंगे, मीजोगेमी कहा जाता है। तो 3 प्रकार से प्रवेश आवर्तबीजी पादपों के अंदर मुख्य रूप से देखा जाता है। तो आवर्तबीजी पादपों में प्रवेश कितने प्रकार से देखा जाएगा, 3 प्रकार से प्रवेश होता है वो देखा जाता है। ध्यान दें, इसमें ये जो है वो बीजांड की संरचना है। परागनलिका वृद्धि करके कहाँ तक पहुँच जाएगी, बीजांड तक पहुँच जाती हैं, और बीजांड तक पहुँचने के बाद वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, बीजांड तक। बीजांड तक पहुँचने के बाद में यह बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, और बीजांड के अंदर प्रवेश करती हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो कितने मार्ग हो सकते हैं, 3 मार्ग हो सकते हैं, और इन तीनों मार्गों के बारे में बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमें संरचना दिखाई दे रही है वो बीजांड की है, और उसमें पहला प्रकार है बीजांड द्वारीय प्रवेश। अगर परागनलिका है उसका प्रवेश होता है वो बीजांड द्वारीय सिरे से होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वारीय प्रवेश कहा जाता है। यानी इस प्रकार से परागनलिका है वो वृद्धि करते हुए कौन से भाग से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वारीय भाग से अगर बीजांड के अंदर प्रवेश करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वारीय प्रवेश कहा जाता है। यदि परागनलिका है वो आप ध्यान देंगे निभागीय सिरे से प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके बीजांड द्वार सिरे तक पहुंचती है, तो निभागीय सिरे से प्रवेश करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश कहा जाता है। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान परागनलिका होती है वह परागनलिका अध्यावरणों से होते हुए प्रवेश करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। तो 3 प्रकार का प्रवेश हो सकता है। यहाँ तो कैसा हो सकता है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी इस प्रकार का प्रवेश जिसमें आप ध्यान देंगे परागनलिका होती है बीजांड द्वार से प्रवेश करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वारीय प्रवेश कहा जाता है। यदि परागनलिका है वो आपको ध्यान रखना है निभागीय सिरे से प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश कहा जाता है। और यदि आप ध्यान देंगे जो है परागनलिका वो आपको ध्यान रखना अध्यावरणों से प्रवेश करती है तो उसे हम मीजोगेमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों के अंदर 3 प्रकार से परागनलिका होती है वह बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। ऐसा किसमें देखा जाता है, उदाहरण ध्यान दें तो आपको ध्यान रखना अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इस प्रकार का पोरोगमी, क्योंकि सरल प्रकार का सिंपल है तो अधिकांश आवर्तबीजी पादप होते हैं उन आवर्तबीजी पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है। तो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है पोरोगेमी प्रकार का होता है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आप ध्यान देंगे तो किस प्रकार का होता है, पोरोगेमी प्रकार का होता है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर बीजांड होता है वह मुख्य रूप से किस प्रकार का, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, और उसमें भी किससे प्रवेश करेगी, तो बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करती है। ये तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, बीजांड द्वारीय प्रवेश किन किन पादपों में होता है। दूसरा आप ध्यान देंगे निभागीय प्रवेश, तो उसमें उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप ध्यान देंगे कैजुराइना। कैजुराइना के पादप में आप ध्यान देंगे तो किस प्रकार का प्रवेश होता है, तो कैजुराइना के अंदर जो प्रवेश होता है वो निभागीय प्रवेश होता है। कैजुराइना के अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे तो आप इसमें देखेंगे अमेंटिफेरी वर्ग के सदस्य होते हैं उनमें भी देखा जाता है। अमेंटिफेरी वर्ग के सदस्य होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। कौन कौन से सदस्य अमेंटिफेरी के होते हैं, तो उसमें आप ध्यान देंगे रस का पादप होता है, या आप ध्यान देंगे इसके अतिरिक्त आप बिटूला का पादप होता है, या जगुलेंस का पादप होता है। तो इस प्रकार से बिटूला है, या आप ध्यान देंगे जगुलेंस, और जगुलेंस का पादप होता है उसके अंदर भी इस प्रकार का देखा जाता है। तो बिटूला हो गया, जगुलेंस हो गया, या रस का पादप हो गया, इस प्रकार के पादप होते हैं। सिरोकास्टर हो गया, इन सभी पादपों के अंदर देखेंगे तो निभाग के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो आप 2 मुख्य उदाहरण ध्यान रखने, एक तो कैजुराइना और दूसरे अमेंटिफेरी वर्ग के सदस्य होते हैं, जैसे रस है, बिटूला है, जगुलेंस है। इस प्रकार के पादपों के अंदर निभागीय प्रवेश होता है। फिर उसके बाद में कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य जैसे कुकुरबिटा है उनके अंदर किस प्रकार का होता है, तो कुकुरबिटा के अंदर अध्यावरणीय प्रवेश होता है। कुकुरबिटा के अंदर आप ध्यान देंगे तो अध्यावरणों के माध्यम से प्रवेश होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे पोपुलस में भी किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का प्रवेश देखा जाता है। तो ये 2 उदाहरण इसमें ध्यान रख सकते हैं। अध्यावरणीय प्रवेश में कुकुरबिटा और पोपुलस के अंदर किस प्रकार का प्रवेश होगा, तो अध्यावरणीय प्रवेश होता है। तो ये तीसरा चरण हमारा कंप्लीट हो जाता है कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है।
यदि आप ध्यान बीजांड द्वार से प्रवेश करती हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश, यदि निभागीय सिरे से प्रवेश करती है निभागीय प्रवेश, और आप ध्यान देंगे अगर अध्यावरण से प्रवेश करती है तो उसे मीजोगेमी या मध्य प्रवेश या अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब बीजांड में प्रवेश करने के बाद में अगला चौथा चरण हमारा स्टार्ट होगा, और पराग नलिका किसमें प्रवेश करेगी, तो बीजांड के बाद में पराग नलिका होती है वह भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। अंदर की ओर संरचना दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहेंगे, भ्रूणकोश कहा जाता है। तो अगला चरण क्या होगा, पराग नलिका का बीजांड के बाद में भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो अगला चौथा चरण हमारा हो जाएगा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। शायद किसी भी क्षेत्र से यानी आप बीजांड द्वार से प्रवेश किया है, निभाग से प्रवेश किया, अध्यावरण से प्रवेश किया है, परंतु आप ध्यान देंगे भ्रूणकोश में प्रवेश होता है वह हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से होता है। तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा किस सिरे से होगा, बीजांड द्वारीय सिरे से होता है। तो आप ध्यान दें पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा या सदैव कौन से सिरे से होता है, हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो हमेशा किस सिरे से होगा, बीजांड द्वारीय सिरे से होता है। आप ध्यान दें अच्छे से, क्या ध्यान रखना आपको कि पराग नलिका होगी उसका भ्रूणकोश में प्रवेश होता है वह हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से होगा। चाहे पराग नलिका है वो बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है बीजांड में, या फिर बीजांड में वो अध्यावरण से प्रवेश कर रही है या निभाग से प्रवेश कर रही है, वह आप ध्यान देंगे भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी वो हमेशा किस सिरे से करेगी, तो आपको ध्यान रखना बीजांड द्वारीय सिरे से करती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी निम्न 3 परिस्थितियां हो सकती हैं किन किन भागों से प्रवेश कर सकती हैं। देखो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो है वो ये भ्रूणकोश है, और भ्रूणकोश के अंदर आप देखेंगे 3 कोशिकाएं मुख्य रूप से इस प्रकार से बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित होती हैं। और कौन कौन सी 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो उसमें आप ध्यान देखते हैं बीच में बड़ी कोशिका जिसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका, और उसके बाद में पार्श्व में कोशिकाएं हैं 2 कोशिका जिन्हें हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिकाएं। तो ये इस प्रकार से कोशिका है, उसमें ये कोशिका कौन सी है, अंड कोशिका है, एग सेल है, अंड कोशिका या जैसे हम क्या कहेंगे एग सेल कहा जाएगा। और दूसरी आप ध्यान देंगे सहायक कोशिकाएं कहा जाता है, क्या कहेंगे, सहायक कोशिका। और उसके बाद में आप ध्यान देंगे ये बाहर की ओर भ्रूणकोश है और ये भ्रूणकोश की भित्ति है, तो भ्रूणकोश हो गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें आप देखेंगे कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर विशेष प्रकार की एक संरचना उपस्थित होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है, फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस या फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना बीजांड द्वारीय सिरे की इस प्रकार की संरचना होती है। अब ध्यान दें पराग नलिका का प्रवेश है वह 3 परिस्थितियों से हो सकता है। एक तो परिस्थिति ये हो सकती है कि जो पराग अंड कोशिका और ये जो सहायक कोशिका इनके मध्य से होते हुए पराग नलिका प्रवेश कर सकती है। यानी पहली परिस्थिति क्या हो सकती है, तो आप ध्यान देंगे अंड कोशिका एवं एक सहायक कोशिका, अंड कोशिका एवं एक सहायक कोशिका के मध्य से, एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। तो ये प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या ध्यान रखना है, एक अंड कोशिका और अंड कोशिका के साथ में एक सहायक कोशिका उनके बीच में से होकर के प्रवेश कर सकती है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि यहाँ ये सहायक कोशिका और यहाँ भ्रूणकोश भित्ति है, इनके दोनों के मध्य से होकर के इस प्रकार से प्रवेश कर सकती है। तो आप क्या ध्यान देंगे, तो आपको ध्यान रखना है एक सहायक कोशिका एवं भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से। तो एक सहायक कोशिका एवं एक सहायक कोशिका एवं भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से, भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से हो सकता है। तो भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से भी क्या हो सकता है, प्रवेश हो सकता है, दूसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो प्रवेश है वो आपको ध्यान रखना है कि तीसरी परिस्थिति के अंदर क्या हो सकता है, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए भी प्रवेश हो सकता है, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए भी प्रवेश हो सकता है। तो ये 3 मुख्य रूप से प्रवेश होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, भेदते हुए प्रवेश हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, ये
पराग नलिका होगी वह पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है। तो पराग नलिका होगी भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, उसमें तीन परिस्थितियां हो सकती हैं, एक तो अंड कोशिका एवं एक सहायक कोशिका के मध्य से, दूसरी परिस्थिति एक सहायक कोशिका और भ्रूण कोश भित्ति के मध्य से, और तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, सहायक कोशिका को भेदते हुए हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष उदाहरण भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि निलंबों के पादप है, उस निलंबों के पादप में आप देखेंगे तो निलंबों के पादप के अंदर जो भ्रूणकोश होता है उस भ्रूणकोश की जो भित्ति होती है और यानी भ्रूणकोश की जो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका पहले ही नष्ट हो जाती है। एक सहायक कोशिका क्या हो जाएगी, पहले ही नष्ट हो जाती है, और सहायक कोशिका पहले ही नष्ट हो जाती है, जिसके कारण से उस कोशिका के माध्यम से क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यह पराग नलिका प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे मक्का के पादप, तो मक्का में दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से, कोई सहायक कोशिका नष्ट नहीं होगी, दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से हो सकता है, दोनों सहायक कोशिका के मध्य से हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से भी प्रवेश कर सकती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, मक्का के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है कि दोनों सहायक कोशिका होती है उनके मध्य से प्रवेश कर सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पराग नलिका का किसमें प्रवेश, भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो ये तीन परिस्थितियां हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे ही पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो इस प्रकार से पराग नलिका जब भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है इसकी सहायता से पराग नलिका है वो आगे की ओर बढ़ जाती हैं और आगे की ओर बढ़ जाएगी, और उसके बाद में इसकी सहायता से ये आगे की ओर बढ़ने के बाद में इनके शीर्ष पर या शीर्ष से थोड़ा पीछे की ओर छिद्र बन जाता है, और जिन छिद्र के माध्यम से जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक काई कोशिका और दो नर युग्मक होते हैं, और दो नर युग्मक होते हैं। ये नर युग्मक एवं आपको ध्यान रखना है एक कोशिका होती है, वो कौन सी होती है, काई कोशिका, ये काई कोशिका, ये काई कोशिका एवं दोनों नर युग्मक होते हैं, ये दोनों नर युग्मक होंगे वह क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और काई कोशिका ये तो नष्ट हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। अब दोनों नर युग्मक है वो किसके अंदर मुक्त हो जाते हैं, भ्रूणकोश के अंदर मुक्त हो जाते हैं। और दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के अंदर मुक्त होने के बाद में ये नर युग्मक होंगे ये आपस में संलयन करेंगे मादा युग्मक के साथ में और द्वितीय केंद्र के साथ में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उससे हम क्या कहेंगे, युग्मक संलयन कहा जाता है। तो अगला हम चरण पढ़ेंगे वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा देखेंगे, तो पांचवां चरण हमारा होगा वो आपको ध्यान रखना है युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन किसके अंतर्गत होता है, भ्रूणकोश के अंदर होगा, तो भ्रूणकोश में युग्मक संलयन अगला हमारा चरण हो जाएगा। तो अगला चरण आप ध्यान देंगे भ्रूणकोश में युग्मक संलयन। तो पांचवा हमारा चरण हो जाएगा भ्रूणकोश में युग्मक संलयन, भ्रूणकोश में युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। अब ध्यान दें, जैसे ही आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पराग नलिका होगी उसके शीर्ष पर छिद्र बन जाता है, तो दोनों पराग जो नलिका के अंदर उपस्थित नर युग्मक है ये दोनों नर युग्मक अंदर की ओर मुक्त हो जाते हैं। और इसमें आप ध्यान देंगे दोनों नर युग्मक मुक्त होने के बाद में एक नर युग्मक होगा, वह एक नर युग्मक होगा, यह नर युग्मक आपको ध्यान रखना है अंड कोशिका के साथ में संयोजित होगा। किसके साथ जुड़ेगा, अंड कोशिका के साथ में। आपको पता है अंड कोशिका वर्णसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी है, तो इस प्रकार से एन हो जाएगी, ये भी किस प्रकार की एन। और इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रक्रिया को हम कहेंगे, यानी इसमें एक अंड कोशिका और नर युग्मक जुड़ जाएंगे, यानी जहां पर इन दोनों की भित्ति स्पर्श करती है उनके मध्य कोशिका द्रव्य विघटित हो जाएगा, जिनके कारण से इनका कोशिका द्रव्य एक हो जाएगा और उसके बाद में केंद्रक जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सत्य निषेचन। क्या कहेंगे, सत्य निषेचन कहा जाता है, या इसे हम कहते हैं सिनगेमी। क्या कहेंगे, सिनगेमी कहा जाता है, या इसे युग्मक संलयन भी कहा जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, युग्मक संलयन भी कहा जा सकता है, सत्य निषेचन कहा जा सकता है, सिनगेमी कहा जा सकता है, या इस प्रक्रिया को हम प्रथम निषेचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रथम निषेचन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी जिसे प्रथम निषेचन भी कहेंगे। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट कैसा होगा, 2n होता है, द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, और ये द्विगुणित युग्मनज होगा आगे परिवर्तन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है। यह परिवर्तन के फलस्वरूप किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन या प्रथम निषेचन कहा जाता है। और इसका ही अध्ययन सबसे पहले किसने किया था,
स्टार्चबर्गर ने किया था। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? स्टार्चबर्गर ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी प्रक्रिया होती है उसमें आप ध्यान देंगे दूसरा एक नर युग्मक और है, यानी एक नर युग्मक तो था वो किसके साथ जुड़ गया, तो आपको ध्यान रखना है एक नर युग्मक था वो अंड कोशिका के साथ में संयोजित हो गया है। दूसरा नर युग्मक है वो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से भ्रूणकोश की पूर्ण संरचना बनाए तो इस प्रकार से बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं और इधर एंटीपोडल सेल्स उपस्थित होती हैं। इसमें ये ध्रुवीय केंद्रक है, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे और ये किसका निर्माण करेंगे? द्वितीय केंद्र का निर्माण करेंगे। दोनों ध्रुवीय केंद्रक निषेचन से पहले आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। और द्वितीय केंद्र कैसा होता है? द्विगुणित होता है, 2n होता है। तो इस प्रकार से द्वितीय केंद्र के साथ में एक नर युग्मक जुड़ेगा। तो एक नर युग्मक होगा, वह नर युग्मक किसके साथ जुड़ जाएगा? तो आपको ध्यान रखना एक नर युग्मक है वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और इस नर युग्मक के साथ में कौन जुड़ेगा? द्वितीय केंद्रक। और द्वितीय केंद्रक है वो 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप हमने पढ़ा था कि 8 केंद्रक बनते हैं और 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं और जिससे केंद्रीय कोशिका का निर्माण होगा। और केंद्रीय कोशिका में दोनों केंद्रक जो ध्रुवीय केंद्रक थे, ध्रुवों से आ रहे थे, वे दोनों केंद्रक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और इससे किसका निर्माण हो जाएगा? द्वितीय केंद्र का निर्माण हो जाएगा। और द्वितीय केंद्रक होता है ये कैसा होगा? 2n। इसमें 3 अगुणित केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे और 3 अगुणित केंद्रक जुड़ करके और किसका निर्माण करेंगे? तो आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? प्राथमिक भ्रूणपोष। ध्यान दें यहाँ आपको भ्रूणपोष ध्यान रखना है, कोष ध्यान नहीं रखना है, एम्ब्रियो से एक अलग होता है। तो यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा उसमें आप ध्यान दे रहे हैं कितने केंद्रक अगुणित जुड़ रहे हैं? 3 अगुणित केंद्रक जुड़ रहे हैं। और 3 अगुणित केंद्रक जुड़ने के कारण से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन्स कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन्स कहा जाता है। और त्रिसंलयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्र का निर्माण होगा। यही आगे जाकर के और आपको ध्यान रखना है भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष होगा वो आपको ध्यान रखना है एक प्रकार का पोषक उत्तक होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष के बारे में। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनेगा वह कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से बनेगा? त्रिसंलयन में। त्रिसंलयन से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रक यानी 2 तो ध्रुवीय केंद्रक थे जो आपस में जुड़कर द्वितीय केंद्र का निर्माण किया और एक नर युग्मक का केंद्रक था। 3 अगुणित केंद्रक जुड़ रहे हैं, इस कारण से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं यानी त्रिसंलयन एवं युग्मक संलयन प्रक्रियाएं, सत्य निषेचन की प्रक्रियाएं, इन दोनों प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहा जाता है। क्या कहेंगे? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है और इसमें आप ध्यान देंगे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन किसे कहा जाता है? तो आप क्या देखेंगे? सत्य निषेचन एवं त्रिसंलयन की दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन्स या त्रिसंलयन एवं युग्मक संलयन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? द्विनिषेचन कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? द्विनिषेचन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? अब ध्यान दें द्विनिषेचन की खोज है सबसे पहले अध्ययन किया था वो किसने किया था? तो ध्यान दें अच्छे से, इसकी खोज है वो आपको ध्यान रखना है H.G. नावाची ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो आपको क्या ध्यान रखना है? H.G. नावाची ने की थी। तो इस प्रकार से H.G. नावाची ने इसकी खोज की थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो H.G. नावाची ने इसकी खोज की थी और इन्होंने खोज की थी इसकी 2 पादपों में, एक लीलियम और दूसरा फ्रिटिलेरिया। तो इस प्रकार से इन्होंने खोज की थी, वो किन किन पादपों में की थी? तो 2 पादप आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन सा ध्यान रखना? लीलियम का पादप। कौन सा पादप ध्यान रखना है? लीलियम। एवं दूसरा आप ध्यान देंगे फ्रिटिलेरिया। और इस प्रकार से लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया पादपों में इनकी आपको ध्यान रखना है खोज की थी। वह किसने की थी? H.G. नावाची ने। तो द्विनिषेचन की खोज है वो आपको क्या ध्यान रखना है किसने की थी? H.G. नावाची ने की थी। और किस पादपों में की थी? तो आपको ध्यान रखना है लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया के पादप में की थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है जिससे भ्रूणकोश में युग्मक संलयन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है जो 5 चरण होते हैं जिसके माध्यम से निषेचन की क्रियाविधि संपन्न होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ चीजें और आप ध्यान रखें। द्विनिषेचन का क्या महत्व होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो उस बारे में बात करते हैं। तो द्विनिषेचन के महत्व के बारे में ध्यान दें। तो द्विनिषेचन के महत्व क्यों होता है, द्विनिषेचन
क्या फ़ायदा है इसके, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला मैं तो ध्यान दें, द्विनिषेचन में क्या होता है, तो पहली बात यहीं से ध्यान रखनी है, एक नर युग्मक एवं अंड कोशिका संयोजित होकर के और सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से युग्मनज का निर्माण करती है, और युग्मनज ही आगे परिवर्तित होकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। तो ये पहला एक इसका महत्व हो गया। सेकंड महत्व ध्यान दें, एक नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक होते हैं, ये संयोजित होकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करते हैं, जो कि त्रिगुणित होता है, और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष होगा, यह भ्रूणपोष परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये प्राथमिक भ्रूणपोष परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो दूसरा महत्व हमें ध्यान रखना है। तीसरा महत्व ध्यान दें कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो बनता है, वो आपको ध्यान रखना है, नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्रों उसमें उपस्थित होते हैं, यानी नर और मादा दोनों की कोशिकाएं केंद्रक होते हैं, वो समायोजित होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें नर और मादा दोनों के गुणसूत्र होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, और दोनों के गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण से इसके अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है, संकर ओज प्रदर्शित होगा, यानी इसमें हाइब्रिड विगर होगा, ये ज़्यादा आपको ध्यान रखना है पोषक तत्व युक्त होगा, जिसके कारण से जो है वो आपको ध्यान रखना भ्रूण में परिवर्तन आसानी से हो सकता है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि जो है वो आपको ध्यान रखना है, इस द्विनिषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है उसमें नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र समायोजित होते हैं, इसके कारण से संकर ओज प्रदर्शित करता है। ये हमें ध्यान रखना तीसरा महत्व। चौथा महत्व ध्यान देंगे तो बीज की जीवन क्षमता एवं अंकुरण क्षमता के लिए यह द्विनिषेचन होना जरूरी है, यानी बीज की जीवन क्षमता होगी उसके लिए क्या जरूरी है, तो ये जीवन क्षमता जीवन सम बने रखने, वाइबल बने रहेगा बीज, जब अंकुरित होने में सक्षम बने रहेगा उसके लिए भी क्या जरूरी होता है, द्विनिषेचन जरूरी होता है, त्रिशल्यन जरूरी होता है। और इसके कारण से द्विनिषेचन के कारण से जो इनका जीव द्रव्य है उसका पुनर्नवीनीकरण होता है, जीव द्रव्य का पुनर्नवीनीकरण होगा, पुनर्विन्यास होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसका महत्व होता है, द्विनिषेचन का महत्व होता है। ये 5 महत्व हमें ध्यान रखना है। एक बार वापस से सुन लीजिए, द्विनिषेचन के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है, एक नर युग्मक एवं एक अंड कोशिका के संयोजन के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का, और युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण का परिवर्तन करता है, पहला महत्व। दूसरा महत्व आप ध्यान देंगे तो एक नर युग्मक एवं द्वितीय केंद्रक होते हैं समायोजित करके त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा महत्व। तीसरा महत्व ध्यान दें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भ्रूणपोष केंद्रक बनता है उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में नर एवं मादा दोनों के केंद्रक समायोजित होंगे, और दोनों के केंद्रक समायोजित होने के कारण से नर और मादा दोनों के गुणसूत्र इसमें उपस्थित होते हैं, इसके कारण से संकर ओज हाइब्रिड विगर प्रदर्शित करता है। चौथा महत्व आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके कारण से जो जीव द्रव्य उसका पुनर्विन्यास होगा, पुनर्नवीनीकरण होता है। तो जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास और पुनर्नवीनीकरण होता है, जिसके कारण से भी यह उपयोगी होता है। और अगला अपन महत्व देखेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे तो बीजों की जीवन क्षमता वाइबिलिटी एवं आपको ध्यान रखना है अंकुरण क्षमता के लिए भी द्विनिषेचन जरूरी होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा था, वो आपको ध्यान रखना है द्विनिषेचन किस प्रकार से होता है। अब एक बार वापस से देख लीजिए, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, तो उसमें 5वां चरण हमने देखे थे, परागकण का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण, परागनलिका की वृद्धि, ये दोनों चरण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इस वीडियो हमने देखा था परागनलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से प्रवेश होता है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश, यहाँ आपको ध्यान रखना है अध्यावरणीय प्रवेश। और इसमें बीजांड द्वारीय प्रवेश अधिकांश पादपों के अंदर देखा जाता है, जबकि आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो निभागीय प्रवेश होता है वह निभागीय प्रवेश आपको मुख्य रूप से कौन से बाद अमेंटीफेरी कुल के वर्ग के सदस्य होते हैं उनके अंदर देखा जाता है, कैजुराइनाe के अंदर देखा जाता है। और तीसरा हमने अध्यावरणीय प्रवेश जो कि पोपुलस के अंदर यहाँ जो है वह कुकुरबिटा के अंदर देखा जाता है। फिर उसके बाद में अगला चरण हमने पराग जो आप ध्यान देंगे, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, यूट्रिकुलेरिया के पादप होता है उनमें भ्रूणकोष स्वयं होता है, वह आपको ध्यान रखना है बीजांड से बाहर आ जाता है, बीजांड द्वारीय सिरे से, और उनमें आप ध्यान देंगे तो परागनलिका सीधे किसके संपर्क में आ जाती है, भ्रूणकोष के संपर्क में आ जाती है। उसके बाद में आप ध्यान देंगे परागनलिका का भ्रूणकोष में प्रवेश किस प्रकार से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भ्रूणकोष में प्रवेश होगा वह हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से होगा। और 3 परिस्थितियां हो सकती हैं, अंडकोशिका एवं सहायक कोशिका के मध्य से हो सकता है, या एक सहायक कोशिका और भ्रूणकोष की भित्ति के मध्य से हो सकता है, यहाँ आपको देखेंगे सहायक कोशिका को भेदते हुए भी प्रवेश हो सकता है। इसमें निलंबों के पादप आप देखेंगे तो सहायक कोशिका पहले ही डीजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इनके अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस जिनकी सहायता से परागनलिका अंदर तक प्रवेश कर जाती है। मक्का के अंदर देखते हैं तो दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से होता है, कोई सहायक कोशिका विघटित नहीं होती है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है कि परागनलिका प्रवेश करने के बाद दोनों नर युग्मक होंगे वह
भ्रूणकोश के अंदर क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब उसके बाद में एक नर युग्म वाइंड कोशिका संयोजित होगा और संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करेगा, जो आगे भ्रूण का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को हम युग्मक संलयन, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन या सिनगेमी कहा जाता है। दूसरा अब नर युग्मक होगा, वह द्वितीय केंद्र के साथ में दो ध्रुवीय केंद्र को जुड़ने से द्वितीय केंद्र का निर्माण हुआ, और द्वितीय केंद्र के साथ में जुड़ने की प्रक्रिया होगी उसे त्रिसंलयन कहेंगे, और जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होगा, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र होगा वही आगे जाकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना ये दोनों प्रक्रियाएं सत्य निषेचन एवं त्रिसंलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की खोज है वो एस.जी. नवाची ने की थी, और इन्होंने किस पादपों में की थी, तो आप ध्यान देंगे लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया पादप पर कार्य करते हुए इनकी खोज की थी। थैंक यू।